मैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में 4.5 साल कश्मीर में रहा, क्योंकि सीआरपीएफ का कश्मीर में बहुत सारी ड्यूटीज होती है, जिसमें 8 अफगानी मिलिटेंट थे। उनके साथ हमारा 4 दिन का मुठभेड़ हुआ था, क्योंकि हम लोग वहाँ जिस पोजीशन में थे वहाँ से हम सिर भी उठाएंगे अगर बेमतलब का तो हम गोली खाना पड़ेगा। हमारे साथ पैरा कमांडोज भी थे, कुछ मार्कोस भी थे। एक्चुअली जाकिर मूसा हो गया, ब्रान बानी हो गया, इन लोग सब साउथ कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज में थे, क्योंकि 370 में लगातार हम 40-45 दिन घर पे बात नहीं किए। वो लोग हमारा देश के इंसान है, तो हम लोग गोली भी नहीं चला सकते हैं। जब मजमा आता है कश्मीर में 1000-1500 इंसान, लड़की, औरत, लड़का, बच्चा, बूढ़े सब मिलके एक साथ स्टोन पेल्टिंग करते थे। मेरा पहला जो उड़ी अटैक में जो एक दोस्त शहीद हुए थे, गंगाधर बोल के, सुकमा में 26 जवान को शहीद हुए थे। पुलवामा में जिस दिन अटैक हुआ उस दिन सुबह ही में, जिसको पता है वो पक्का वैलेंटाइन छोड़ के ब्लैक डेमन आएगा, क्योंकि हम जो 40 भाई को खोए थे, तो वो जो सदमा है वो अभी तक भी है, वो गुस्सा अभी तक भी है, हर एक सीआरपीएफ के बंदे के पास है। जब ज्यादा इंसिडेंट होता है वही टीवी रिपोर्ट्स में आता है या न्यूज में आता है, लेकिन यही में अगर कोई एनकाउंटर प्लेस में रहता तो मेरा मुंह से आपको पता ही है कि क्या निकलने वाला है। थैंक यू सो मच सर, आपने इस वक्त में अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर आप कर रहे हैं। तो जैसे कि सर अभी आप सर्विंग हैं, तो आपसे पूछने को बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम लोग टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, जो इनकाउंटर्स देखते हैं, ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा नहीं हो रहा हम लोग न्यूज़ पर देखते हैं। तो आज हमारे पास मौका है आपसे सामने सामने पूछने के लिए। सभी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ सर कि आप अपने जर्नी को बताएं कि फर्स्ट डे आप जब ग्राउंड गए उस वक्त से लेके ज्वाइनिंग तक आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आपने किन किन चीज़ों का सामना किया, और जब आपका ज्वाइनिंग हुआ उस वक्त आपको एक सिविलियन से जब आप फौजी बने तो आपका लाइफ कितना चेंज हुआ? पहले तो आपको और आपके चैनल को और आपका व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमको इस मंच तक ला पाए। और जर्नी 2013 से स्टार्ट हुआ, और एक मिडिल क्लास फैमिली और एक लोअर क्लास फैमिली ही इंडियन फोर्स में जाते हैं, अपर क्लास कभी भी नहीं जाता जी। तो जर्नी जब था, पापा छोटा सा एक दुकान पे सब्जी मंडी में सब्जी बिक्री करते थे, मम्मी हाउस वाइफ थे, भैया भी थे। तो घर में जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एक था कि हाँ कुछ करना है जी। तो 2013 से हम स्टार्ट किए जर्नी, स्ट्रगल स्टार्ट किए, दौड़ना, फोर्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में तो यूट्यूब्स वगैरह बहुत कुछ रास्ता निकाल गया कि बंदे को बहुत नेचुरल और इजी में ही उस तक चला जाएगा। लेकिन हमारे टाइम पे वो सब कुछ नहीं था। हमारे टाइम पे कुछ अखबार थे एक दो, तो 2-4 रुपया से पापा से मांग के उसी को काम चलाते थे हम लोग, और ना ही उतना पैसा था कि ट्यूशन पढ़ो कोई हाई लेवल में या कोई कोचिंग क्लास लो जी। तो जर्नी स्टार्ट वैसे ही हुआ। और 2013 से लेके जब हम स्टार्ट किए तब हम नंगे पैर ही शुरू किए। शुरू में तो हमारे पास जूता भी नहीं थे, बाद में बड़ा भैया हमको जूता वूता खरीद के मतलब आगे चलने के लिए प्रेस किया है। फिर भी कोई भी मतलब यही बोलना चाहता हूँ, कोई भी बंदा अगर फोर्स में जाने के लिए तैयार हो रहा है तो उसको मतलब इजी तो नहीं है जी। उस रास्ते में बहुत कांटा है स्टार्टिंग से ही, और उस हर एक कांटे को आपको संभाल के देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर एक बार चुभ जाएगा तो फिर आगे नहीं मूव करेगा। लेकिन चुभता तो है रास्ते में, तो आपको कांटा आएगा, परेशानी आएगा, आप गिरोगे, लेकिन गिर के भी फिर आगे चलने को आपको सपना देखना पड़ेगा। बिना सपने का आज की डेट में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर जर्नी हमारा ऐसे ही स्टार्ट हुआ, दौड़, फिर दौड़ में जाके फिर लिखित परीक्षा होता है, परीक्षा करने के बाद मेडिकल फिटनेस के बाद फिर हमको ज्वाइन किए। और दौड़ का कहानी है कि कोई भी एग्जाम का कैंपस में दौड़ होता है तो उसको पहले दिन हम लोग चले जाते हैं जी। कोई भी आज भी लाइन बहुत बड़ा रहता है, लंबा रहता है, लाखों के लाइन पे 100-150 ही को चांस मिलता है। जी, राइट। और हम लोग जब स्टार्ट किए हैं हमारे पास ना पैसा था कि होटल में रहे रात को या कुछ बहुत अच्छा फूड्स ले, अच्छा जिम करे, कुछ हम लोग के पास सिर्फ विल पावर थे हमारे पास जी। कि हमको करना है। और रास्ते में ही हम लोग कैंपस के जो बाहर रोड रहता है
रोड के बगल में कुछ फ्री एरिया रहता है, हर रोड के बगल में। हम लोग वही रात भर सो के फिर सुबह उठ के चल देते थे। रिस्क तो होता ही है वहाँ सोना। हाँ, रिस्क तो है। अब रिस्क तो है, लेकिन वही बात है ना कि हम मिडिल क्लास के हैं। हम ना किसी के सामने हाथ फैला सकते कि हमको पैसा दे दीजिए, हम होटल में रहते हैं जी। और हमको मांगना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए तो जितना है उतने में हम खुश थे, और जो बंदा जितना है उतने में खुश रहेगा तो आगे भी जिंदगी में उसको परेशानी तो उतना नहीं आएगा। आएगा तो जरूर, और इंसान में अगर जिंदगी में जीना है तो परेशानी आएगा, जी। लेकिन उस परेशानी को परेशान नहीं होना है, इजी लेना है। जब तक इजी नहीं ले पाएगा बंदा सक्सेस भी नहीं हो पाएगा। राइट। ज्वाइनिंग आया 2014 में, हम लोग अक्टूबर में ट्रेनिंग में गए। पहले हम भुवनेश्वर गए उड़ीसा में, फिर वहाँ से हम लोग को मध्य प्रदेश भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, बेसिक ट्रेनिंग के लिए जी। 2014 में ही नवंबर में। फिर वो जो पीरियड्स था 14 महीने का, वो बहुत ही मतलब शानदार भी था और बहुत कठिन भी था। उसका बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि रात के बाद रात सोना नहीं, खाना के एक्चुअली बेसिक ट्रेनिंग या किसी भी फोर्स का ट्रेनिंग में 3 चीज़ होता है। आपको खाने के टाइम खाना नहीं मिलेगा, सोने के टाइम सोना नहीं मिलेगा जी, और आपको फ्रेश होने के टाइम फ्रेश नहीं होने देगा। पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाता है। हाँ, बिकॉज फिर आप तो फिर सिविलियन हो गए ना जी। आपको अगर हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, फिर आप सिविलियन बन गए। जी जी राइट। आप फौजी तभी कहलाओगे जब सिविलियन जो टाइम पे जो करता है उसका अगेंस्ट पे करोगे। राइट। क्योंकि जो वातावरण होता है एक ऑपरेशन का या कुछ पंगा होता है जब कुछ, तो वहाँ पे आपको कुछ बेड नहीं मिलेगा, ना ही आपको ये बोलेगा रात का 10 बज गया तो सोना है, और ना ही आपको खाना नहीं आ रहा तो आप लड़ाई का मैदान छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो उस दौरान क्या करना पड़ता है, इंसान को विल पावर ही बचाता है। राइट। खाना भी नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, पानी भी नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, सोचना है कि आ जाएगा, इसको कंप्लीट करके टास्क को कंप्लीट करके करेंगे तो आ जाएगा। जी। बस इतना ही मान के चलते हैं। और बेसिक ट्रेनिंग में मिड टर्म होता है हमारा। मिड टर्म के बाद जब हम गए, मेरा पिताजी का डेथ हो गया। फिर उसके बाद हम देख भी नहीं पाए उनको, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में 7 दिन से मैक्सिमम हम छुट्टी लेंगे तो रिलीगेट हो जाएंगे, जी। या सीआरपीएफ से हम बाहर भी हो सकते थे। इसलिए 7 दिन की छुट्टी लेकर आए। जब तक आए तब तक उनका सब काम हो गया था। फिर भी बस लास्ट देखे थे शायद पापा को जब मिड टर्म्स आए थे 3 महीना 2 महीना पहले, बाद भी हुआ होगा 1 महीना पहले उस टाइम। उसके बाद तो उनसे मुलाकात नहीं हुआ। फिर भी बहुत ताना सुनना पड़ा कि हाँ यार छोड़ दो, फौज में जाके क्या करोगे, अब तो पिताजी भी नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे तो हम पैसा कमाने नहीं गए। जी। ये चीज़ जो इंसान के पास रहता है कि हम पैसा, सरकारी नौकरी मिला पैसा, अगर पैसा से हिसाब से देखिए तो जान की कीमत भगवान भी नहीं दे पाएगा। राइट। तो हम पैसा तो नहीं देखे गए, देश के लिए काम करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे, इसीलिए गए हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट किए। दुख तो सब इंसान को होता है जब घर वाला और पिता जब डेथ होता है, तो हर बंदे के ऊपर सिर के ऊपर छत चला जाता है। तो बंदा वो काम किए, तो कोशिश किए अच्छा करने का। फिर जाके हमारा फर्स्ट पोस्टिंग कश्मीर में आया, और कश्मीर में कम से कम 4.5 साल हम थे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में आए, एसओजेड में, जी। जो कि रेड कॉरिडोर की एरिया है। आपको पता होगा हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है नक्सली और माओइस्ट। जी जी छत्तीसगढ़ में। जी जी। और उनसे निपटना मतलब ये नहीं कि मुश्किल नहीं है और इजी भी नहीं है। जी। और सीआरपीएफ एक ऐसा फोर्स है कि हर एक सिचुएशन में आपको मिलेगा, चाहे वो नेशनल डिजास्टर हो गया जी, चाहे वो वीआईपी सिक्योरिटी हो गया, चाहे वो इलेक्शन हो गया, और चाहे वो कुछ भी ड्यूटीज हो, आपको इंटरनल सिक्योरिटी में हर जगह में आपको एक सीआरपी का बंदा मिलेगा। जी जी। तो सर जैसे कि आपके सर्विस को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, तो आपने कश्मीर में भी सर्व किया होगा। हाँ। आप बहुत सारे लगभग इनकाउंटर का हिस्सा भी रहे होंगे अपने जगह पर, और नक्सलाइट एरिया में भी आपने बहुत काम किया होगा। तो सर ग्राउंड लेवल पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और इनकाउंटर के वक्त किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है एक सोल्जर को? एनकाउंटर मतलब हम लोग जब भी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और कैंप से बाहर कोई ऑपरेशन में जाते हैं या कोई भी ड्यूटी में जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम सोच के जाते हैं कि आज पहले दिन से अच्छा कुछ करके आएंगे, यही सोच होता है हमारे पास। और कि हम जब पहले कश्मीर में, तो छोटी मोटी तो बहुत इंसिडेंट होता है ये स्टोन पेल्टिंग के दौरान भी। और जो एक बड़ा हादसा हुआ था हमारे साथ कि हम लोग कुछ
ऑपरेशन लॉन्च किए थे, राष्ट्रीय राइफल और हमारा सीआरपीएफ का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। मैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में 4.5 साल कश्मीर में रहा, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में रहा हूँ। सीआरपीएफ का एक बहुत अहम रोल निभाता है जी कश्मीर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वो कि क्योंकि सीआरपीएफ का कश्मीर में बहुत सारी ड्यूटीज होती है। आरओपीज होती है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है, उसके बाद भी ये दोनों ड्यूटी छोड़ के भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जस्ट फॉर एनकाउंटर से लिए बनाया जाता है उनको। ऑपरेशंस में जाएंगे और ऑपरेशन में काम करके आएंगे। राष्ट्रीय राइफल रहता है और जे&के पुलिस के कुछ बंदे रहते हैं हमारे साथ। तो हम लोग जब काम किए, कुपवारा में एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा, जिसमें 8 अफगानी मिलिटेंट थे। उनके साथ हमारा 4 दिन का मुठभेड़ हुआ था और उसके बाद न्यूट्रलाइज हुए वो लोग। कुछ हमारे 1-2 बंदे कैजुअलिटी हुए थे, घायल हुए थे। पुलिस का 1-2 बंदे शहीद हुए थे और आर्मी का भी। तो बाकी चलते रहता है, ऐसा नहीं कि इनकाउंटर में गए तो यार क्या होगा, मर जाए, खाना नहीं है, क्या खाएंगे, भूख लग गया, सोना है। 4 दिन बर्फ में एक नाली के अंदर पड़ा रहने के बाद बंदे का आंख तो छोड़िए, सांस भी सुन पड़ जाती है। और फिर भी काम करिए हम लोग के नहीं भाई, करना तो है, क्योंकि हम लोग वहाँ जिस पोजीशन में थे वहां से हम सिर भी उठाएंगे अगर बेमतलब का तो हम गोली खाना पड़ेगा, तो वहां से हम बैक नहीं जा पाएंगे। और बैक जाने के लिए तो हम भर्ती नहीं हुए हैं। तो इसीलिए काम किए हैं। हमारे साथ पैरा कमांडोज भी थे, कुछ मार्कोस भी थे, एक सेक्शन उनका भी था। तो सभी मिलकर अच्छे से काम किए हम लोग और लगातार 4 दिन के बाद हम लोग न्यूट्रलाइज किए 8 बंदे को। और उसके बाद रिवॉर्ड्स वगैरह मिले थे अपना डिपार्टमेंट से। उसके बाद छोटी मोटी तो बहुत कांड होती है, अब उतना बोलने जाएंगे तो पूरा साल भर लग जाएगा। जी क्योंकि सर सीआरपीएफ का रोल बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में। इंडिया तो छोड़िए, यहाँ तक कि एशिया में वन ऑफ द डेडलीस्ट फोर्स है सीआरपीएफ। तो इनके बारे में जितना भी कहें वो तो कम ही है। सर कश्मीर में जो सबसे वन ऑफ द उस समय कहा जाता था डेंजरस जाकिर मूसा जो टेररिस्ट था, उस वक्त जब उनका इनकाउंटर हुआ, जब उनको मारा गया, माहौल बहुत ज्यादा खराब था, बहुत सेंसिटिव माहौल था। तो उस वक्त आप बता सकते हैं क्या मोमेंट था, नहीं था? एक्चुअली जाकिर मूसा हो गया, इमरान बानी हो गया, इन लोग सब साउथ कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज में थे जी। और साउथ कश्मीर में इन लोग का एनकाउंटर हुआ था। लेकिन फिर भी कश्मीर में अगर छोटा सा भी कोई भी, साउथ में हो या नॉर्थ में हो, कहीं भी छोटा सा भी एक इंसिडेंट होता था, सबसे दिक्कत आते थे हम लोग का कि फोन का नेटवर्क बंद हो जाता तुरंत। क्योंकि नेटवर्क अगर कनेक्ट रहता तो इन लोग सब इकट्ठा होने के लिए, स्टोन पेल्टिंग करने के लिए ज्यादा जल्दी इकट्ठा हो जाता था। लेकिन वो चीज था कि मोबाइल का नेटवर्क बंद, तो ये लोग थोड़ा धीरे धीरे काम करते, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता तुरंत। तो उसके वजह से क्या होता था, हम लोग को सुविधा होता था लेकिन पर्सनली बोले तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है तो परिवार से बात भी नहीं हो पाता था जी। क्योंकि 370 में लगातार हम 40-45 दिन घर पे बात नहीं किए, लेटर लिख दिए 2-3 बार बस कि हाँ ठीक है मम्मी, बाकी सब ठीक है। तो ये दिक्कत होता है। लेकिन एक टेररिस्ट मरने से वहाँ का जो वातावरण था, पहले इंसान सोचते थे कि नहीं टेररिस्ट को जगह देना है या करना है, तो वो आज की डेट में नहीं है। क्योंकि 370 हटने के बाद वो माहौल नहीं है कश्मीर में जो माहौल पहले था। और स्टोन पेल्टिंग में तो हम लोग बहुत बार इंजर्ड हुए हैं, किसी का सिर फूटा है, कोई इंसान ब्रेन हेमरेज होकर मर भी गया है। और हम लोग, वो लोग हमारा देश के इंसान है तो हम लोग गोली भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जब मजमा आता है कश्मीर में 1000-1500 इंसान, लड़की, औरत, लड़का, बच्चा, बूढ़े सब मिलके एक साथ स्टोन पेल्टिंग करते थे, तो उस टाइम हम गोली भी नहीं चला सकते क्योंकि वो लोग हमारा देश का ही है, अपने लोग हैं। अपने लोग को तो हम गोली नहीं चला सकते हैं। तो इस कारण के लिए हम लोग कुछ मतलब प्रोटोकॉल से बंधा हुए थे। लेकिन अभी 370 हटने के बाद तो बहुत कुछ इजी हो गया है। अभी वो लोग भी बहुत कुछ मतलब सोचते हैं, समझने वाला भी हो गया है। बाहर जा रहा है, पहले बाहर नहीं जाता था जे&के के छोड़ के लोग, अभी बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बच्चे को बहुत अच्छा परवरिश दे रहा है। तो धीरे धीरे बदलेगा, एक दिन में तो बदलता नहीं है। बाकी यही इंसिडेंट हुआ था सबसे बड़ा मेरे साथ जी, मतलब हम इन्वॉल्व थे। तो सर जब से आप सर्विस कर रहे हैं, इस बीच में आपने अपने भी बहुत सारे दोस्तों को कहीं ना कहीं खोया आपने, तो उनकी कमी जो है, क्योंकि आपने अपने सर्विस का एक बहुत अच्छा मोमेंट उनके संग आपने गुजारा होगा, ट्रेनिंग पीरियड से लेके जब आखिरी मोमेंट तक, तो जब अब वो नहीं रहे आपके साथ तो आप कितना मिस करते हो उनको? हाँ, मिस तो मैं क्या, पूरा देश करता है जी।
हम अकेले मिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तो सोचते वो अभी भी हमारे साथ ही है, हमको महसूस होता है। मेरा पहला जो उड़ी अटैक में जो एक दोस्त शहीद हुए थे, गंगाधर बोल के, जी हम जब सिविलियन थे, दौड़ते थे हम लोग फौज में भर्ती होने के पहले, तब वो हमारे ग्राउंड में आता था कभी कभार। रहने वाला तो मेरा डिस्ट्रिक्ट का नहीं था, फिर भी वो आता था, जान पहचान था बढ़िया, जी दौड़ते थे। उड़ी अटैक में वो शहीद हुआ, काफ़ी दुख लगा कि एक दोस्त ऐसे हुआ है 2016 में। उसके बाद मेरा जो ट्रेनिंग बैचमेट था अरूप कर्मकर बोल के, वो भी सिपाही था सीआरपीएफ का। जी वो छत्तीसगढ़ में सुकमा में 26 जवान को शहीद हुए थे। नक्सली ऑपरेशन लॉन्च किया था, एम्बुश में फंसे थे वो लोग, जी तो उसमें उसको खोए। और लेटेस्ट आपको 2019 का पुलवामा याद ही होगा, जी जी आपको पूरे देश को भी याद देश होगा। को याद है। जब दुनिया अपना मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, उस टाइम हमारा देश का भी सब जवान 40 जवान शहीद हुए। और उसमें सुदीप कर्मकार बोल के जो बंदा था, वो मेरा बेड पार्टनर ही था ऑलमोस्ट, जी मेरा बगल में बिस्तर था उसका। मतलब एक साथ खाना बैठना ड्यूटी करना सब एक साथ ही होता था। तो उसका इंसिडेंट ऐसा था कि पुलवामा में जिस दिन अटैक हुआ उस दिन सुबह ही, मैं तो छुट्टी में था, जी और उस दिन सुबह ही मेरे से उससे बात हुआ कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं आज कन्भाई में। तो ठीक है चलिए, आज कंपनी पहुंच जाएंगे, शाम को जाके कॉल करते हैं। उसके 3-4 दिन बाद ही मेरा रिपोर्टिंग था, तो बोला ठीक है भैया, ठीक से जाओ। तो होते रहता है बात दोस्त लोगों से, बैचमेट से। तो उसके साथ बात हुआ सुबह 10:30-11 बजे करीबन, उतना परफेक्शन याद नहीं है लेकिन उतना लमसम उतना टाइम। और उसके बाद जब 4 बजे में दोपहर के लंच करने के बाद व्हाट्सएप ऑन किया, पहले तो टीवी ऑन किया तो देख रहे पुलवामा में ब्लास्ट हुआ ऐसा कुछ आ रहा है, जी जिनमें बहुत सीआरपीएफ का जवान शहीद हुए ऐसा आ रहा है। तो हम फिर व्हाट्सएप खोले जब, तो व्हाट्सएप में ग्रुप में फ़ोटोज़ वगैरह आने लगा, तो पता चला कि मेरा दोस्त और नहीं है, शहीद हो गए। तो दुख तो हुआ था, दुख सबको होता है अपना जब जाता है। जी और वो एक ऐसा है कि हम जब वहाँ पे चले जाते हैं ऑन ड्यूटी में, तो वो हमारा परिवार हो जाता है। जी हमको जो मम्मी पापा वाला परिवार है उससे अच्छा वो वाला परिवार का हमको महसूस होता है। तो वो एक परिवार का सदस्य था, भाई था हमारा। तो शहीद हुआ है, खराब लगा है, लेकिन ऐसा कोई मौका आए तो बदला लेने का जरूर हम लेंगे। जी सर, कितना मुश्किल होता है एक सोल्जर के लिए जब आप छुट्टी काट कर वापस जब ड्यूटी पर जाते हैं, तो उम्मीद होता है कि नेक्स्ट टाइम हम छुट्टी भी आएंगे या फिर तिरंगे में लिपट कर? तिरंगे में लिपटना तो एक दिन सबको ख्वाहिश रहता है। जी दुनिया तो सोचता है कि हाँ शहीद हो गया, जिंदा रहता तो बहुत अच्छा होता है ये हो, लेकिन वो अचानक ही होता है, लेकिन फिर भी वो ख्वाहिश होता है हर एक सोल्जर का। हाल ही में वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, और जब ये इंसिडेंट हुआ 2019 में, तो बहुत सारे लोगों ने कैंडल मार्च किया, स्लोगन्स लगाए अलग अलग रकम के। बहुत सारे लोग उस वक्त इसे ब्लैक डे के नाम से भी जानते थे। और आज के समय में धीरे धीरे वो क्रेज जो 2019 में था वो कम होते दिख रहा है। बहुत कम लोग अभी भी उस चीज को ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं, गिने चुने लोग हैं जो इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी यूथ को आप कैसे समझाना चाहिएगा वैलेंटाइंस डे और पुलवामा जो ब्लैक डे है, यूथ के दिमाग में आप इस चीजों को कैसे डिस्क्राइब करिएगा दोनों चीज? एक्चुअली यूथ में सबनी यूथ की फौज को लाइक नहीं करता है, जी और किसी को तो पता ही नहीं है। अब जिसको पता है वो पक्का वैलेंटाइन छोड़ के ब्लैक डे मनवाएगा। लेकिन अगर हम प्रेशर से किसी को नहीं डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ भाई तुम ब्लैक डे मनाओ, जी तुमको मनाना है तो मनाओ, नहीं मनाओगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि 14 फरवरी सबके लिए हो सकता है, हमारा भी घर परिवार है, हम भी किसी से मोहब्बत करते हैं, जी हमारा भी कुछ ऑप्शंस ओपिनियंस होते हैं, लेकिन फिर भी इस दिन के दौरान हमको तो खाना भी अंदर नहीं जाता है। क्योंकि हम जो 40 भाई को खोए थे, तो वो जो सदमा है वो अभी तक भी है, वो गुस्सा अभी तक भी है, हर एक सीआरपीएफ के बंदे के पास है। जी समय आने में पक्का हम दिखाएंगे उसको, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि जिंदगी में कुछ करना है, बोलते हैं ना कि कश्मीर में जन्नत है, जी अगर असली जन्नत देखना है तो आप आओ फोर्स में,
इंडियन फोर्स में किसी में भी ज्वाइन कीजिए, आपको जन्नत वहीं पता चलेगा, कौन सा जन्नत है और कौन सा नहीं जन्नत नहीं है। बाकी यूथ के लिए मेरे को एक ही मैसेज देना है छोटा सा, कि अगर बंदे को जज्बा और जुनून के साथ काम करना है, नौकरी तो कोई भी मिल जाएगा, स्कूल टीचर मिल जाएगा, कॉर्पोरेशन में मिल जाएगा, या आप कोई बीटेक ईटेक इंजीनियरिंग कर लो, कुछ भी नौकरी मिल जाएगा। अगर नौकरी करना है तो आप फौज में मत आइए, अब देश के लिए सेवा देना है फिर आप आइए। नौकरी करना है तो बंदा नौकरी के लिए यही सोचता है कि थोड़ा सा कमा लूं, खा लूं, पी लूं, जिंदा रहूं बस। लेकिन हम जिंदा रहने का सोचते नहीं है, हम सोचते कोई भी कुछ भी हो जाएगा, जिस दिन नसीब में लिखा होगा गोली तो उस दिन खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उसी सोच को लेके हम नौकरी करेंगे, ड्यूटी करेंगे, तो फिर हमको तो वही स्कूल टीचर वाला हालत हो जाएगा, सेफ जॉब। हाँ, सेफ जॉब हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये रास्ता चुने हैं। और यूथ अगर जितना जल्दी ये चीज सीखेगा वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा और यूथ के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। जी। रिसेंटली सर अभी आप पोस्टेड कहाँ पर है? अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, रेड कॉरिडोर में। तो सर छत्तीसगढ़ को, जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पर नक्सलाइट जो एरिया है बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव होती है ये सब चीज़, तो वहाँ का माहौल क्या है? और जैसे कि रिसेंटली अभी हमने देखा भी 3-4 दिन पहले कि 3 जवान सीआरपी के शहीद हुए थे, तो जिससे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सेंसिटिव एरिया है, वो बहुत सेंसिटिव माहौल है। तो आप जो ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर हैं, आप बता सकते हैं कैसा वहाँ पर माहौल है? हाँ, एक्चुअली छत्तीसगढ़ बहुत बैकवर्ड एरियाज में आते हैं कुछ पोर्शंस, जिसमें सुकमा, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जी, जो तेलंगाना बॉर्डर्स के साइड में आता है और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। तो वहाँ पे नक्सली सबसे ज़्यादा है और नक्सली के पास आईडी का बहुत ज़्यादा पावर है उनके पास जंगल में, क्योंकि जंगल उनका पहचान होता है। हमारे को जंगल पता नहीं रहता है, लेकिन हम फिर भी उनके अगेंस्ट में लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा आज की डेट में जम्मू कश्मीर से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कांड हो रहा है जी। इन दिनों हाल ही में भी कुछ इसी जनवरी में भी कुछ हुआ। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। और वहाँ जंगल में चलना, क्योंकि बंदा एक लिमिटेड खाना पानी ले सकता है जी। और ये तो नहीं हम खाना और पीने ही तो नहीं जा रहा है ना, ऑपरेशन करने जा रहा है, तो ज़्यादा लेके भी हमको फायदा नहीं है जी। तो गर्मी इतना होता है कि वहाँ डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है और बंदे लास्ट में लूज पड़ता है। जब लूज पड़ता है तब वो लोग थोड़ा बहुत फायदा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सीआरपीएफ बहुत अच्छे से काम करते हैं वहाँ पे। और छत्तीसगढ़ में पहले से बहुत सुधार आए और अगर ठीक ठाक चलते रहे तो सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ को भी बदलेगा, जैसे जम्मू कश्मीर को बदले हैं। क्योंकि सीआरपीएफ छोड़ के और कोई फोर्स नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ को डोमिनेट कर पाए। हमारा ऑफिसर्स जो रहते हैं वो भी बहुत अच्छे से हमको कमांड करते हैं कि हाँ काम करना है, और वो भी हमारे साथ चलते हैं, इन फ्रंट ऑफ हमारे फ्रंट पे चलते हैं। क्योंकि वो फ्रंट पे चलते तब हमारे अंदर और जज्बा होता है कि मोटिवेशन आता है कि हाँ जब हमारा साहब चल रहा है तो हमको भी बहुत अच्छा करना है जी, यही चलता है। बाकी वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वही पानी का, और ऑपरेशन में चलेंगे तो 1-2 दिन तो लग ही जाता है, तो उतना नहीं हो सोचना। हम लोग सोचते नहीं कि हाँ यार पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, जब सोचने बैठ जाएंगे तो दिमाग वहीं पे चला जाएगा, फिर हमारा जो फोकस रहता है ऑपरेशन में वो हट जाता है जी। इसीलिए कठिन तो है यार फील्ड में, जो हम ऊपर ऊपर देखते हैं कि कोई वीडियो में आ जाता है कि आज सीआरपीएफ का 3 जवान शहीद हो गया एनकाउंटर में, 14 जवान घायल हो गया, 15 जवान घायल हो गया, लेकिन वो सुनने में आ रहा है 1 मिनट का। तो यूथ क्या करती है कि एक बार रील्स देख लेता है या वीडियो देख लेता हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो फील्ड में है वो फील्ड में बहुत दिक्कत होता है जी जी। एक्चुअल फील्ड का खबर फ्लैश भी नहीं हो पाता है। जब ज्यादा इंसिडेंट होता है वही टीवी रिपोर्ट्स में आता है या न्यूज में आता है, लेकिन जो एक्चुअल होता है, छोटी छोटी कांड होता है या कोई बड़ी का होता है, वो बहुत दिन के बाद वो फ्लैश होते हैं, उस वक्त दब जाते हैं। क्योंकि हम लोग प्राइवेसी इतना होता है हमारे अंदर, हम फोकस नहीं करते, क्योंकि हमको किसी को दिखाने से मतलब नहीं, हमको कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्रेडिट लेने के लिए वहाँ गए ही नहीं जी। क्रेडिट लेते हैं तो आपको पता ही क्रेडिट कौन लेते हैं जी जी। और क्रेडिट के लिए फोर्स नहीं है, फोर्स अपना काम करता है। तो डिसिप्लिन तो आपको पता ही है, फोर्स का डिसिप्लिन क्या होता है, खाना से लेके सोना तक एवं बात करने से शुरू करके सब कुछ। क्योंकि अब आज मैं इंटरव्यू में आया तो मैं बहुत शांत बात कर रहा हूँ,
जी यही मैं अगर कोई एनकाउंटर प्लेस में रहता तो मेरा मुंह से आपको पता ही है कि क्या निकलने वाला था। गोली का आवाज निकलता। हाँ। सर एक जैसे कि आप बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आपके पास था, बहुत कम आपके पास फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं था आपका कंडीशन, उसके बावजूद भी आपने इतने अच्छे से मैनेज किया और आप आज सर्विस में हैं। 10 साल आप सीआरपीएफ को दे चुके हैं। तो आप उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहिएगा जिनके पास सोर्सेज बहुत कम है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है उनका, फिर भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको एक मोटिवेशन के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि पहले तो झुकना सीखो। जब तक आप मतलब झुकोगे नहीं तो सीखोगे नहीं कुछ, क्योंकि हर एक इंसान को झुकना पड़ता है। तो हम भी कहीं झुके थे इसीलिए। बाकी आपका एम और फोकस दोनों एक साथ रखिए, आप आपका मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कष्ट तो होगा, हर एक इंसान को एक रास्ते में चलने में गिरना पड़ता है, हर एक इंसान को। एक बच्चे भी पैदा होके ही दौड़ना स्टार्ट नहीं करता, चलना नहीं स्टार्ट करता है। वो पहले गोद में रहता है, फिर ऐसे नॉर्मल चलती है, गिरगिराता है जमीन में, फिर जाके पैदल चलता है, फिर जाके कभी वो एथलीट्स भी बन जाता है। जी जी। कभी देश के लिए सोना मतलब सोना भी ला जाएगा, गोल्ड भी ला देगा। लेकिन बात ऐसा कि एक दिन में तो होगा नहीं ना, आपको मेहनत करना है और बहुत दिल से करना है। पहले आपका देश के प्रति बहुत मोहब्बत रखना है कि हाँ मेरे को देश के प्रति काम करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो फौज में मत आइए, इसके लिए आपके पास बहुत सारे जरिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, तब आप फौज में आइए और अच्छे से काम कीजिए। अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो आपको पक्का फल तो मिलेगा ही। जरूर जरूर। लेकिन लगे रहना पड़ेगा। यानी कि आज एक दौर हम फेल कर गए तो बस हम हार गए, नहीं, हारना नहीं है। आपका वो परीक्षा है, आप 50 बार फेल कर लीजिए, लेकिन आपके अगर अंदर एलिजिबिलिटी है कि आप जा सकते हो उस जगह पे, आप फिर जाइए। आप 50 बार नहीं हुआ ना, 51 बार आपका होगा जी। तो आप पुश करते रहिए। तो सर जैसे कि अब रिसेंटली 14 फरवरी, और ये डेट कितना मायने रखता है आप लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, ये हम सब जानते हैं। तो अंदर सीआरपीएफ में ये 14 फरवरी को क्या माहौल होता है सर? 14 फरवरी को देश में तो पहला 2 साल 19 और 20 बहुत अच्छे से मनाया कि ब्लैक डे है, स्लोगन मनवाया, रैली निकाला देश में, बहुत सारी जगह पे हम खुद देखे हैं। वैसे लेकिन 2021, 22, 23 धीरे धीरे साल बढ़ते गया, इंसान उस चीज को भूल गए। राइट। लेकिन जो उस जगह पे थे हम लोग, जैसे आज भी हम उसमें तैनात है, सीआरपीएफ में हैं, हम लोग एक हिस्से हैं सीआरपीएफ परिवार के जी। तो हम लोग को आज भी वो दिन बहुत मतलब घुटन जैसा लगता है कि काश वो दिन फिर ना आए, या काश वो दिन आए तो हम कुछ मुकाबला कर सकें उनका। जी। तो 14 फरवरी को सीआरपीएफ से ही ब्लैक डे मनाया जाता है। ये सीआरपीएफ के ही, पूरा सीआरपीएफ का जितना बटालियन है हमारा, तो उसमें पूरे में ही एक शौक सा रहता है कि इंसान को कुछ अच्छा नहीं लगता उस दिन के, क्योंकि उस दिन को अगर ड्यूटी गए नहीं गए कुछ भी गए, उस दिन थोड़ा बहुत दिमाग अपसेट रहता है सबका कि और हमको आज अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस दिन 40 जवान हमारा, 40 भाई शहीद होना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि बहुत खराब लगता है इंसान को। और उसके पहले भी 2010 में भी 76 आदमी शहीद हुए थे, 76 जवान शहीद हुए थे। हमारे अंदर एक चीज रहता है, हमारे इतना बंदा शहीद हो रहा है, कभी मौका मिले तो हम भी उनका करेंगे। अगर किसी को चैलेंज लेना होता है तो आइए सीआरपीएफ के सामने, कोई बात नहीं, सीआरपीएफ बखूबी से काम करेंगे जी। क्योंकि देश में एक अकेला जंगल वॉरियर फोर्स है जो भी आज तक कोई फोर्स नहीं बना पाया, सीआरपीएफ ने बना पाया, वो कोबरा 2010 से वो चल रही है। और कोबरा का एक यूनिक स्टाइल है कि अगर जाना है तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड एडवांस करना है, कि उसमें कोई पीछे हटने का, सोचने का मौका नहीं लेते हैं जी। डायरेक्ट काम करेगा, जाओ ठोको निकलो। सर आप ये सीआईटी का मीनिंग बता सकते हैं? तब से ये फ्लैश कर रहा है। एक्चुअली इसका मीनिंग है काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म। ये सीआरपीएफ का सबसे बेस्ट कमांडो कोर्स है जी, जो 45 दिन की बहुत मतलब कठिनाई के साथ हमको निकलना पड़ता है, जिसमें आपको सोने को 1.5 से 2 घंटा ही मिलेगा 45 दिन में, और लास्ट 5-7 दिन तो आपको सोने नहीं देगा, खड़ा रखेगा, बैठने भी नहीं देगा। और ये पूरा को ट्रेनिंग होता है हमारे साथ, 10 kg मिट्टी पिट में डाल के विथ वेपन 24 घंटा। और इसमें सबसे खासियत बात होती है कि बेसिक ट्रेनिंग में तो फिर भी हमको खाना ठीक ठाक मिल जाता था,
इसमें आपको खाने के टाइम तो एकदम खाने नहीं देगा, जी आपको रात को खाना खिलाएगा, पूरे दिन भर भूखा रखेगा। जब आपको सोने टाइम होगा 12 से 2 के बीच आपको खाना खिलाएगा और दिन भर आपको इसी वर्कआउट कराएगा। और कमांडो तो ऐसे नहीं होता है, नॉर्मल बंदे को, नॉर्मल एक जवान जितना स्टेप तक जा सकता है, कमांडो को उसका अगला 2 स्टेप में पुश करता है। जी जी अब जो पुश में क्लिक कर गया तो वो रह गया, जी जो नहीं क्लिक कर पाया तो वो फेल होके फिर वापस यूनिट में पहुंच जाता है। लेकिन हम खुशनसीब है कि हम इस कोर्स को क्वालिफाइड किए जी और इसमें मुश्किल तो बहुत कुछ था, जी लेकिन फिर भी कोशिश किए, हौसला था कि हाँ करके जाएंगे यहाँ से, कंप्लीट और किए। कंप्लीट करके इस बैच को लिए। तो सर वैसे पूछने को तो आपसे और भी हजारों क्वेश्चंस है कि हमारा ये इंटरव्यू खत्म ही ना हो, बट फिर भी खत्म करते करते मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि उरी अटैक हुआ था तो पूरे इंडिया ने देखा कि उसके बाद इंडियन आर्मी में किस तरह रिवेंज लिया सर्जिकल स्ट्राइक करके। तो जब ये इंसिडेंट हुआ 14 फेब को, तो कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर भी एक गुस्सा होगा कि अगर एक मौका मिले तो वो रिवेंज आप लोग भी ले उस तरह से फिर। हाँ जरूर, हमको अगर कभी जिंदगी में जब तक हम सीआरपीएफ में हैं, अगर ऐसा मौका कभी आए तो शायद उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक में भी जितना कुछ नहीं हुआ था उससे 100 गुना ज्यादा कुछ हम वहां पे जाके करेंगे, डैमेज करे। हाँ तबाही तो पक्का करेंगे, क्योंकि हम वो नहीं भूल सकते जो उन्होंने किया है। देश भूल सकता है लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि एक एक्टिव 40 कमांडो को मारना बहुत ही मतलब खराब था। वो रात हमारे लिए बहुत बुरा था, लेकिन फिर भी हमको तो काम करना है, क्योंकि हम अगर सोचने में बैठ जाए कि क्या हुआ, जी गुस्सा तो आया था कि हाँ आज ही हम चले जाएं वहां जाके कुछ कर ले, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर एक ऐसा एज अ जवान, ऐसा सीआरपीएफ के एक सिपाही के अगर कोई पूछना चाहे या कुछ बोलना चाहे कि हाँ भाई आपका क्या मकसद है बोलने का, जी तो हम तो एक ही बार बोलेंगे, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे एक बार ऐसा मौका दिया जाए सीआरपीएफ को ओनली, और किसी को नहीं चाहिए। जी देख लेंगे, बाकी तो ऐसा बना देंगे कि जैसे पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ है इधर। नक्शा चेंज कर दीजिएगा। हाँ, उसका तो मैप में ही शायद नक्शा नहीं रहेगा उस जगह का। कोशिश करेंगे, ऐसा मौका आएगा तो। गुस्सा को एक्चुअली क्या है, फोर्स में गुस्सा को गुस्से में रखना नहीं है, गुस्से को अपना ऑपरेशन में काम कराना है। जी राइट। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज की डेट में कुछ नौजवान यूथ है मोहब्बत में मर जा रहा है, सुसाइड कर रहा है या कुछ मारपीट कर रहा है, गलत स्टेप ले रहा है। जी तो मैं बोलता हूँ इतना गलत अगर मरना है तो आओ एक बार फौज में आके मारो, 5-6 को मार आपको हाँ 5-6 को मार के मारो, एक अकेले मर के कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारा मम्मी पापा रो रहा है तो अच्छे चीज के लिए रोने दो, प्राउड। हाँ उस रोने में भी, वो आंसू में भी प्राउड रहेगा। राइट। आपको दुनिया देखेगा कि तिरंगे में लिपट गया। लेकिन आप अगर ऐसे ही गले में फांदा बांध के मर जाओगे तो फिर क्या होगा, देश का कोई फायदा नहीं है। और यूथ जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक इस देश का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे को तो कोई भी कुछ बोल ले, हम तो अपना देश के लिए जान देने के लिए भर्ती हुए हैं, और जब तक सांस रहेगा हम तैनात रहेंगे, जब तक रिटायरमेंट नहीं लेंगे तब तक तो काम के लिए ही मरेंगे। जरूर जरूर सर, बहुत 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 धन्यवाद आपको अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और हम चाहेंगे कि इसके बाद भी दूसरा शूट हम आपसे बहुत जल्द ही करें। और एक्चुअली आप लोगों को छुट्टी की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आप आए तो जरूर हम आपके साथ फिर से एक शूट करें। थैंक यू आपके टाइम के लिए सर, थैंक यू सो मच।